हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, अब आपका एग्जाम है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहूंगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन चीज़ों का दिमाग में याद रखना है आपको, वो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने 50 to 60% ही पढ़ा है, तो आपको अपनी इस नॉलेज पे, इस पढ़ाई पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली आपको एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। क्या पता कि आपके ये 50-60% जो आपने पढ़े, या 70% पढ़ा, या 80% ही पढ़ा आपने, क्या पता कि आप यही पढ़ के 100% एग्जाम में करके आओ और आप टॉपर भी आ सकते हो। कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप अपने ऊपर पहले यकीन करोगे कि मैंने जो पढ़ा, यही पढ़ने के बाद यही अप्लाई करके मैं सारा पेपर करके आऊंगा। फिर अगर पेपर नहीं हुआ, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि आप क्वालिफाई करोगे एग्जाम। तो सुनो सुनो सुनो, आपके सामने एग्जाम हॉल में दोस्तों एक या तो इजी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो दोस्तों टफ या मॉडरेट, मैं हार्ड लिखूंगा, चलो हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इजी लेवल या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कोई मैटर नहीं करता, आप एग्जाम में 3 स्टेजेस में क्वालिफाई करो, आप एग्जाम हॉल में 3 स्टेजेस में करो पेपर को, या 2 स्टेजेस में करो, आपकी मर्जी। हर एक डिफरेंट होता है, आपकी मर्जी। लेकिन आप एक बात का याद रखोगे कि आप पहले स्टेज में सिर्फ और सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट जब आपका फिर से आप जब पेपर करोगे, तो वो फिर आप बाद में हार्ड करोगे। अगर आपके सामने इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप करो उनको। अगर आपके सामने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप बाद में करो, लेकिन हार्ड से इजी आप जल्दी शिफ्ट करो। ऐसा मत करना कि हार्ड क्वेश्चन करते करते नहीं भाई मैं करूंगा करूंगा करूंगा। आप अगर हार्ड क्वेश्चन के ऊपर लग जाते हो तो आप अपना टाइम दोस्तों वेस्ट करते हो। टाइम याद रखना, आप जब हार्ड क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन में शिफ्ट करोगे तो आप इजी क्वेश्चंस को करते जाओगे। एक तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी, और ऊपर से सब कॉन्शियस माइंड में आप पीछे से हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में आप हार्ड क्वेश्चंस के आंसर भी क्रैक करना स्टार्ट करोगे। और क्या पता आप इजी क्वेश्चंस करते 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 आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में क्या पता क्लू मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो आपको शॉर्ट में हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करना है, इजी क्वेश्चंस को करते जाना है। लेकिन आपको इजी क्वेश्चंस में खुश होकर रश नहीं होना है। रश करोगे तो आप प्रॉब्लम हो सकती है, इजी क्वेश्चन फेल हो सकता है। क्योंकि रश आप करोगे, क्या पता कि आप सारे ऑप्शंस ना पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ के जाना, और ऑल ऑफ द एबो ही अगर आंसर था तो ये भी देख लेना, ऑल ऑफ द एबो भी आंसर होता है। और मैं आपको एक बात कहूंगा, ये वैसे मैं लास्ट में बताना था कि जब आपको कुछ ना आए तो क्या करोगे। ऑल ऑफ द अबो 80% से ज्यादा चांसेस है कि ऑल ऑफ द अबो ही आंसर होता है जब ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ द अबो ऑप्शन में हो। इतना ही नहीं, अगर आपके ऑप्शन में ट्रू या फॉल्स है ना, तो 80% चांसेस होते हैं कि ट्रू सही हो। ट्रू और फॉल्स में, ट्रू वर्सेस फॉल्स में ट्रू ही आपका करेक्ट आंसर होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ऑल ऑफ द भी हो सकता है। तो रश नहीं करना, इजी क्वेश्चंस को देख के रश नहीं करना, ठीक है। अब एक बात कहूंगा, इजी क्वेश्चंस आपको इजी कब लगते हैं? इजी क्वेश्चंस आपको इजी तभी लगते हैं जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ होगा। एमसीक्यूज को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करो, चाहे कितना भी पढ़ा हुआ हो। प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आता है, आपको इजी लगेगा। याद रखना दोस्तों, नया एमसीक्यू कितना भी आसान हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, या आपके वो पेपर्स में या ऑब्जेक्टिव टेस्ट में या किसी भी मॉक टेस्ट में ना हो, तो नया एमसीक्यू थोड़ा सा डिफिकल्टी ही लगता है, उसमें थोड़ा सा टाइम ही लगता है करने में। लेकिन डायरेक्टली जो आपने प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चन, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर आ गए तो आपको वो इजी ही लगेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन होता है, सर हमें रिकॉल में प्रॉब्लम होती है, हमें आंसर तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है लेकिन याद नहीं आ रहा क्या है इसका आंसर। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, आपके लिए टिप ये है कि आप याद करो कौन सी जगह पे आपने पढ़ा, कब आपने पढ़ा। आपने वो बुक से पढ़ा, आपने वो टीचर से पढ़ा, आपने यूट्यूब से पढ़ा, गूगल से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, कहां पढ़ा, वो सारी चीजें याद करने के बाद कहीं ना कहीं आपको वो याद आ जाएगा, वो ऑप्शन अच्छी तरह से। तो अगर याद नहीं आता कौन सा ऑप्शन है, तो याद करो जगह को और कहां पे पढ़ा, हो सकता है उससे चांसेस है वो क्वेश्चन याद आने के।
अब अगर आपका हार्ड क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है और आपको नहीं आता, आप तब रिस्क उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, रिस्क उठाएंगे जब आप, तो रिस्क उठाएंगे लेकिन कुछ चीजों को दिमाग में रखते हुए। अगर आपके पेपर में दोस्तों रिस्क उठाएंगे, तुक्का आप कब लगाएंगे? तुक्का आप तभी लगाएंगे, रिस्क आप तभी उठाएंगे जब आपके केस में ये दो तीन चीजें हो। क्या? अगर आपके एग्जाम पेपर में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तब आप रिस्क उठाओगे, तब आप तुक्का लगाओगे। अगर 0.33 नेगेटिव मार्किंग है या 1 नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.33 के केस में आप दोस्तों तुक्का रिस्क कम ही लोगे। लेकिन 0.25 मार्क्स के केस में अगर नेगेटिव मार्किंग इतनी है, तब आप ज्यादा से ज्यादा तुक्का लगाने की कोशिश करोगे। और रिस्क ऐसे डायरेक्टली नहीं लेना। सबसे पहले आपने जो अपनी आधी नॉलेज है, जितना भी आपने पढ़ा है, उससे आप ऑप्शंस को इलिमिनेट करना स्टार्ट कर सकते हो। इलिमिनेशन मेथड से आप थोड़े से ऑप्शंस, अगर आपने एक बी सी डी में दो ऑप्शंस को इलिमिनेट किया, तो 50% प्रोबेबिलिटी रहती है इन दोनों में करेक्ट करने की। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब आप इलिमिनेट करते हो। इलिमिनेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपका मैथ का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 20 ऑप्शन है, 25 ऑप्शन है, 23 ऑप्शन है, और फिर और एक ऑप्शन है 195, तो चांसेस होते हैं ये एक्सट्रीम वैल्यू आंसर नहीं होगा, आप इसको इलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम वाले क्वेश्चन है, उस केस में केस डिफरेंट है। अगर आपके सेम सेम ऑप्शन है, ए बी सी सेम सेम ऑप्शन है, और ये सेम सेम ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन अलग ऑप्शन है, तो सेम सेम ऑप्शन तब नहीं होंगे, तब जो आपका अलग वाला ऑप्शन है वही चांसेस है ज्यादा ऑप्शन होने के। तो एलिमिनेशन मेथड के भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। अब मैं आपको बहुत खास बातें बताने जा रहा हूं। अगर आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और ऑप्शंस 3 है, तब आप तुक्का नहीं लगाएंगे। उस टाइम में गेस आप नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शंस है ये ए बी सी डी ई ऑप्शंस है, लास्ट वाला ऑप्शन मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस है कि यही ई वाला ही करेक्ट होगा, याद रखना। अगर आपका ए बी सी डी ऑप्शन है, नॉर्मली यही होते, तो ये सर्वे किया गया है कि बी ऑप्शन सही होता है, सर्वे किया गया है। लेकिन ये बात याद रखना, ए बी सी डी ई ऑप्शन में इसमें 99% चांसेस होते हैं कि ई ही ऑप्शन करेक्ट हो। दोस्तों, और एक जबरदस्त टिप है, जितने भी मुझे याद आते हैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त टिप है। अगर आपके, मान लो मैं यहां पे आपको ये कलर चेंज करके बताता हूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपके ए स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट है, और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन मान लो सी वाला स्टेटमेंट बड़ा खुल खुल के लिखा हुआ है, 2 लाइनों में लिखा है, 3 लाइनों में लिखा है, ये बड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है, तब चांसेस 99.9% है कि यही सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनर इसको खुल के लिखना चाहता है, अच्छी तरह लिखना चाहता है, ताकि ये डिस्प्यूट ना हो बाद में इस ऑप्शन में। तो लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं, एक दो लाइनों में, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, लेकिन ये 2-3 लाइनों में लिखा है, तो 2-3 लाइनों वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लॉन्ग स्टेटमेंट्स ही करेक्ट होते हैं, वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि इस ऑप्शन में कोई डिस्प्यूट बाद में हो, बच्चे बाद में रिप्रेजेंटेशन करे। ठीक है ना, ये बात भी याद रखना। और एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, इनमें मान लो डी ऑप्शन इनकरेक्ट ग्रामर है, तो जो इनकरेक्ट वाला ग्रामर जिसमें इनकरेक्ट हो, या आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको लगे किसी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन 99% चांस है वो ऑप्शन सही नहीं होता भाई, 99% प्रोबेबिलिटी है उसकी, याद रखना। इसी तरह से मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर आपको ए बी सी और फिर है ऑल ऑफ द अबव, अगर कुछ नहीं आता, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव के 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। अगर ट्रू फॉल्स ही आंसर है, ट्रू वर्सेस फॉल्स में आपको ट्रू चुनना है, 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रू वाला ही सही हो। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बाद की बातें हैं, पहले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। आपने 50% भी अगर पढ़ा है, उस पे यकीन करके एग्जाम हॉल में खुल के जाओ, खुल के अच्छे से लिखो। जितना पढ़ा है उतना ही आप ऑप्शंस को इलिमिनेट करना स्टार्ट करो, उसी नॉलेज से।
जितना पढ़ा है उस पे भरोसा करके, खुद पे यकीन रख के कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जाओ। एग्जाम हॉल में जाने के बाद अपना बेस्ट दो, बाद का बाद में देखेंगे, लेकिन आप बेस्ट दे के तो आओ। कहीं ये गिला ना रहे आपको बाद में कि वाह मैं ये सिली मिस्टेक करके। सिली मिस्टेक कब होती है? जब आप रश करते हो, जब आप सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो, जब आप कुछ ना कुछ अच्छे से नहीं कर पाते हो एग्जाम में, जब आप खुल के नहीं करते एग्जाम। आप अच्छे से लिखो, टेंशन में मत आओ, स्ट्रेस में मत आओ। स्ट्रेस से, टेंशन से और ज्यादा सोचने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कम सोचो, एग्जाम में बेस्ट करके आओ। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप बेस्ट करके आओगे और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करेंगे। और एक दो बातें हैं कि हमने JKPSI की फ्री कोचिंग 40 डेज वाली स्टार्ट की हुई है यूट्यूब पे, और इसके आपको दोस्तों टेस्ट जो हैं वो मिलते हैं ऐप पे। ऐप पे जाके टेस्ट ले लो। इस पे आपको जो दोस्त हैं नोट्स जो हैं वो आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे फ्री नोट्स मिलेंगे और फ्री लेक्चर्स भी मिलते हैं। लेकिन टेस्ट आप ऐप में जो लोगे वो आपको लेना पड़ेगा। ऐप में जिसमें टेस्ट मिलेंगे, और टेलीग्राम जो है, ऐप और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाके दोनों जगह ज्वाइन करो। और 40 डेज में जो ये क्रैश कोर्स हमने JKPSI का उठाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट में टॉपर आते हैं, उन पे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो JKPSI में टॉपर ही होंगे, क्योंकि वो बार बार कंटिन्यूसली रैंक्स ला रहे हैं हमारे टेस्ट्स में। तो जाके टेस्ट्स को ज्वाइन करो ऐप में, और टेलीग्राम में नोट्स को ज्वाइन करो। लिंक है दोनों का डिस्क्रिप्शन में। यही बताना इस वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुल के एग्जाम में आराम से टेंशन के बगैर एग्जाम हॉल में जाओ और करके आओ बेस्ट अपना। बाय।